नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विदुषी पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार और स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएं। नई पर्यटन नीति का आम जनमानस तक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लोग कितना लाभ ले पा रहे हैं, इसका पूरा आंकलन किया जाए। जिन योजनाओं में आम जन का रुझान बढ़ा है, इन यदि टॉप अप लोन और सब्सिडी की धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है तो इसका भी प्रस्ताव किया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शीर्षक उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं का लाभ राज्य के सभी पात्र लोगों को मिले। इसके लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे यह पता चल सके कि कौन सा परिवार किन योजनाओं का लाभ लेने का पात्र है और साथ ही कितने परिवार योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार और स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएं। नई पर्यटन नीति का आम जनमानस तक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लोग कितना लाभ ले पा रहे हैं, इसका पूरा आंकलन किया जाए। देहरादून से दिल्ली जाने वाले पैसेंजर के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, अब देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है, जो कि महज 5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचा देगी। 29 मई को इस ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली ग्रीन सिग्नल देकर करेंगे। इसके अलावा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 250 से 300 करोड़ में दून रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए 5 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली का सफर तय हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली के लिए संचालित होने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में 5 घंटे 55 मिनट और जन शताब्दी में 6 घंटे 5 मिनट का समय लगता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का राजाजी रेंज में स्पीड पर नियंत्रण रहेगा। यह निर्धारित स्पीड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। उन्होंने बताया कि देहरादून से दिल्ली के बीच सफर करने वाली यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ सफर भी आरामदायक होगा। एसएसपी नवनीत बुल्लर के निर्देश पर मुनि की रेती थाना पुलिस ने तपोवन में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक लगातार चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। यह चेकिंग अभियान निर्धारित समय के बाद शिवपुरी की ओर जाने वाले राफ्टिंग कंपनियों के वाहनों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। पहले दिन करीब 1 दर्जन से अधिक राफ्टिंग कंपनी के वाहनों को तपोवन चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान वापस मुनि की रेती की ओर भेज दिया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि दिन ढलने के बाद गंगा में राफ्टिंग करने पर प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ संचालक शाम होने के बाद भी शिवपुरी में पर्यटकों को ले जाकर नियमों के विपरीत दिन ढलने के बाद गंगा में राफ्टिंग कर रहे हैं। इसलिए तपोवन चेक पोस्ट पर शाम 5 बजे के बाद राफ्टिंग कंपनियों के वाहनों को चेकिंग कर रोका जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले दिन 1 दर्जन से अधिक राफ्टिंग कंपनियों के वाहनों को तपोवन चेक पोस्ट से वापस मुनि की रेती भेज दिया गया था और चेतावनी भी दी गई थी कि यदि बार बार निर्धारित समय के बाद तपोवन चेक पोस्ट पर राफ्टिंग कंपनी के वाहन शिवपुरी की ओर जाते हैं पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देर शाम गंगा में राफ्टिंग कराने वाले राफ्टिंग संचालकों के विरुद्ध मुनि की रेती पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जी हां, इसी क्रम में टिहरी एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर द्वारा मुनि की रेती इंस्पेक्टर को निर्देशित करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से मुनि की रेती पुलिस राफ्टिंग संचालकों के हौसले तोड़ती है। जी हां, मैं ऋषिकेश से एनबी
पिछले लगभग 6 दशकों से काशीपुर जिले की मांग को लेकर पिछले कई लंबे समय से ऋषिकेश काशीपुर की मांग को लेकर काशीपुर अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही सरकारों ने जिले की मांग को लेकर जनता को चला है। यहाँ के एडवोकेट हो या विभिन्न संगठनों के लोग सभी के काशीपुर के जिले की मांग को लेकर आंदोलन किए। ट्रेन रोको आंदोलन भी इसी आंदोलन में शामिल रहा, लेकिन जिला काशीपुर नहीं बन पाया। आज काशीपुर जिला बनाने के सारे मानक पूरे करता है। यहाँ पर जिले बनाने को लेकर जमीन भी उपलब्ध है और कई ऑफिस भी ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिस बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस और किसी भी शीर्ष नेताओं का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। पूरी तरह से सहमत हूँ कि काशीपुर की जनता की दशकों पुरानी मांग रही है कि काशीपुर को जिला बनाया जाए। काशीपुर क्षेत्र में आप जैसे कि सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 20 साल से भाजपा के विधायक रहे हैं और भाजपा ने ये भी वादा यहाँ उत्तराखंड की जनता से लिया था कि अगर आप डबल इंजन की सरकार बनाते हैं तो जिले की मांग के साथ साथ तमाम सारे जो मांगे हैं उत्तराखंड की जनता की, उसको भाजपा की सरकार डबल इंजन के तहत पूरा करेगी। लेकिन हमें तो ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार बनाने के बावजूद उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया जा रहा है। काशीपुर को तो विशेष तौर पे, चाहे भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री हो, जो उनका काशीपुर के लिए जो नज़रिया रहता है, कभी भाजपा के नेता काशीपुर को कस्बा कहते हैं, कभी काशीपुर को गांव कहा जाता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काशीपुर की अहमियत भाजपा सरकार में, उसके नज़रिए में क्या है। ये पूर्ण रूप से उत्तराखंड की जनता के साथ साथ काशीपुर की जनता के साथ भी धोखा हुआ। 20 साल तो हम लोगों को हो गए। हमने भरी ठंड में अधनंगे होकर काशीपुर जिला बनाने की मांग की। मूक बधिरों को लेकर आज भाजपा का महानगर अध्यक्ष हूँ। लगातार ये मांग कम से कम 50 से 60 साल की, मेरे दादा ने भी मांग की, मेरे अब्बा ने मांग की। अब उनके बाद वो दोनों तो चले गए, मैं उनका जो बेटा होने के नाते अब मैं काशीपुर की ज़िले की मांग कर रहा हूँ। बसपा का महानगर अध्यक्ष हूँ, पूर्व मेयर का चुनाव लड़ चुका हूँ। जहाँ सरकार अपने घोषणा पत्र में कहती है कि काशीपुर को ज़िला बनाओ, 4 बार के विधायक हरभजन सिंह चीमा जी चुनाव लड़े और हमेशा कहते काशीपुर का ज़िला बनाओ। आज उनका बेटा है कि काशीपुर को ज़िला बनाओ। कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी पार्टी ने ज़िला नहीं बनाया। अगर जिस तरह से 4 बार से हरभजन सिंह चीमा विधायक बनते चला आ रहे हैं जिले के नाम से, लेकिन जिला घोषित नहीं हो पाया है। अब उनके पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा इस बार विधायक बने हैं। अब देखना यह है कि काशीपुर जिला बनेगा या। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से हर संभव सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इस बार यात्रा की काफी समय से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई थी। यही वजह है कि भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने के बावजूद उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा ने कहा कि यात्रा में जो जिले शामिल है वहां पर मॉक ड्रिल किया गया है और तैयारियों को जांचा और परखा गया है। जहां पर जो कमियां रही उनको दूर किया गया है। इसके अलावा जोशीमठ में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक 4 धाम यात्रा बिना किसी बाधा के चल रही है। मौसम की खराबी की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आई है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आपदा की दृष्टि को लेकर कुछ यात्रा में कुछ फर्क दिखने को मिला आप लोगों को जोशीमठ? क्या कैसी तैयारी है सर तुम्हारी? देखिए, यात्रा के दृष्टिगत हमने काफ़ी इस बार तैयारी करी थी। एक तो हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम जोशीमठ में स्थापित किया है, जो कि यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो यात्री आ रहे हैं संपर्क मार्ग में कोई व्यवधान ना हो, इसके दृष्टिगत वो कंट्रोल रूम सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरा, हमने इस बार यात्रा से पहली बार हुआ है, यात्रा के दृष्टिगत यात्रा से पूर्व मॉक ड्रिल हमने पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यात्रा में इन्वॉल्व है सबका किया था, और उसमें जहाँ जहाँ कमियां हैं उसका जायजा लिया गया, उस कमियों को भी दूर किया गया है। अभी जो यात्रा चल रही है, अब तक जो भी यात्रा चली है, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न आने नहीं दिया गया है। हाँ, छोटे मोटे जो बारिश हुई उसमें कहीं हल्की स्लिप आए, उसको भी साफ सफाई हमारी पूरी टीम करती रही है। टूरिज्म विभाग की तरफ से हमें अभी कोई भी रेफरेंस अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें कि हमारी जो आपदा के दृष्टिगत किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी राज्य सरकार की इसमें जो भी विभाग लगे हुए हैं उनके तरफ से यात्रा में किसी प्रकार के व्यवधान आने नहीं दिया गया है। मेरा पूरी उम्मीद है मुझे कि आगे भी महीनों में जो यात्रा चलेगी वो सुचारू। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट कल 20 मई से खुल रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए जहां एक और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पूरी सक्रियता दिखाई जा रही है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का सक्रियता के साथ पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही अन्य चीजों पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान धार्मिक भावना का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें, तीर्थ यात्रा के दौरान कई बार दोपहिया वाहन भी 3-3 सवारियां बैठाकर लोग ले जाते हैं। इसके अलावा अन्य वाहनों में भी यातायात के नियमों की अनदेखी की जाती है। हम इस यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिख समुदाय के लोग 19 किमी की कठिन चढ़ाई के बाद श्री हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं। श्रद्धालु की सुरक्षित यात्रा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हेमकुंड के तरफ भी हमारे तरफ से जो पुलिस व्यवस्था बनना है वो सारा तैयार हो गया है। एसपी और डीएम पे भी विजिट भी कर लिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, और चौकी खुलेगा और फोर्स भी लगे जाएगी। और चिंता यात्रियों से हमारा निवेदन ये रहता है कि हेमकुंड को जो हमारे अगल बगल के राज्यों से जो यात्री आते हैं, कई बार पहले ये देखा गया है कि वो अपने गाड़ी जो आते हैं उस पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कुछ उल्लंघन होता है, तो उसको हमने प्रचार प्रसार करके हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है कि 3 लोग एक 2 व्हीलर में नहीं आए, और जो गाड़ियों में कुछ व्यवस्था कानून के खिलाफ, कानून के उल्लंघन करते हुए कुछ तैयारी कर लेते हैं, जो वो वाला भी ना करें। अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी को भी एक निर्देश दिए हुए हैं कि ये मोटर व्हीकल अधिनियम को अच्छे से पालन कराइए, और वो जैसे ही उड़दंग मचाने वाले जैसे कुछ यात्री की जैसे शिकायत आती है उस पर भी ध्यान देके उसको विदाउट हर्टिंग एनीबॉडीज रिलीजियस सेंटिमेंट इसको सख्ती से एनफोर्स करने। तो ये माना जाए कि इस बार जो यातायात कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और हुड़दंगियों पे रोक लगाई जाएगी। एट द सेम टाइम पुलिस को हमने ये निर्देश दिए हुए कि किसी के साथ मिसबिहेव ना हो और किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, ये भी साथ ही साथ हमारा डायरेक्शन। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति की मुरादाबाद रोड स्थित आसमी पैलेस में आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक विषय अल्पसंख्यक समाज के बारे में चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्य समिति को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि वर्ष 2023-24 में कार्य करने की योजना बनाते हुए इस पर अमल करने के लिए कार्य समिति में चर्चा होनी है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए और उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले, इस पर भी कार्य समिति में चर्चा की जा रही है। इंतजार हुसैन ने कहा कि कार्य समिति में कामकाजी बातें होती है, राजनीतिक व सामाजिक प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला कार्य समिति आज काशीपुर में संपन्न हो रही है, और उसको लेकर मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आज यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, जिनके माध्यम से हमारे आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और आज इस कार्य समिति के माध्यम से विशेष तौर पर जो हमारे अल्पसंख्यक बूथ हैं, चूँकि वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर हम 11 लोगों की टोली साथ ही साथ पन्ना प्रमुख बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, आज की इस कार्य समिति के माध्यम से अल्पसंख्यक बूथों की उस योजना रचना को तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने
जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी ने सीओ, एसडीएम और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने जनपद में फिटनेस वर्कशॉप में गाड़ियों की हो रही फिटनेस की भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए। जनपद में सड़क सुरक्षा के लिहाज से क्रैश बैरियर की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जानकारी मुहैया कराने के जीएम ने निर्देश दिए ताकि ऐसे स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाए जा सके। लगभग अभी तक के एक्सीडेंट्स का नंबर 22 है और अप्रैल में लगभग 7 एक्सीडेंट्स हुए थे। तो उसमें लेकिन हमारा जो चालानों की संख्या है वो सब्सटेंशियली बढ़ी है और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हम लोगों ने लगभग 2.5 गुना से ऊपर हमारे चालान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और शराब के चालानों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है। फर्दर भी मैंने यही टारगेट दिया है कि जल्दी से जल्दी शराब के चालानों को बढ़ाया जाए और हमारा क्रैश बैरियर का अप्रैल मंथ का लगभग 1400 मीटर की प्रोग्रेस हमें और मिली है। और जो इम्पोर्टेंट रोड हैं जिसमें नीलकंठ या आपका सौड़ की जो रोड है जिनकी कंडीशंस ख़राब है तो उस पर भी क्रैश बैरियर जल्दी से जल्दी लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। उत्तराखंड के पौड़ी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहां दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी ने सीओ, एसडीएम और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर भी सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड रुद्रपुर की फोरेंसिक लैब में डीएनए सैंपल को लेकर विवेचनाओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फोरेंसिक साइंस लैब के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दयाल शरण ने मुकदमे की विवेचना करने वाले पुलिसकर्मियों को घटना के बाद घटनास्थल से डीएनए सैंपल लेने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किस तरह से डीएनए सैंपल को लेकर जल्द से जल्द फोरेंसिक लैब में भेजकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं और अपराधी को सही समय पर सजा मिल सके, इसको लेकर भी डीएनए रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसके अलावा उनके द्वारा बताया गया कि आज के समय में क्राइम होने के बाद घटनास्थल से लिए गए सबूत को और मजबूत और पुख्ता बनाने को लेकर एकमात्र फोरेंसिक रिपोर्ट ही है जिससे अपराधियों को सजा दिलाने में अहम योगदान निभाया जाता है। हम लोगों ने ये जनपद ऊधम सिंह नगर के आईओएस की कार्यशाला आयोजित की थी आज, और पूर्व में भी 2 बार हम लोग आईओएस की कार्यशाला 6 मई को और 8 मई को आयोजित कर चुके हैं हम लोग। और उसी क्रम में आज भी ये वर्कशॉप थी, डीएनए किट का प्रशिक्षण देना था हमारे जनपद के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। इस डीएनए किट का वितरण का जो महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि घटना स्थल पर जो आईओज हैं, हमारे विवेचना अधिकारी हैं, वो वहाँ से डीएनए के केसेस में, रेप और मर्डर के केसेस में इस डीएनए किट के द्वारा वहाँ पे सैंपलिंग कर सकें और साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट कर सकें, और उसके कलेक्ट करने के बाद तत्काल प्रभाव से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दें वो लोग, जहाँ जाँच हो और उसके बाद तदुपरांत जो है जल्दी से जल्दी विक्टिम को और जनता को न्याय मिल सके। पौड़ी में विवाह का एक कार्ड लगातार वायरल हो रहा है। ये कार्ड वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम की पुत्री का अन्य धर्म विशेष के युवक से होने के बाद लगातार वायरल हो रहा है। वायरल होते इस शादी के कार्ड पर लगातार राजनीतिक गरमाने लगी है, जहां एक और हिंदू धर्म के ताल्लुक रखने वाले संगठनों द्वारा लगातार इस शादी समारोह का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं अब विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र असवाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट
से मिलकर नगरपालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। असवाल ने कहा कि जिस तरह से इस तरह के कृतज्ञ यशपाल बेनाम की बेटी द्वारा किए गए हैं जो अशोभनीय है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को यशपाल बेनाम को पार्टी के सभी पदों से दायित्व और सदस्यता से निष्कासित कर देना चाहिए। जब संगठन का इसका संज्ञान आया तो पहले से इसका विरोध किया है। इनके द्वारा पहले कंडोलिया मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, तो जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसका विरोध किया गया और उसका विरोध का कारण ही ये है कि आज कंडोलिया मैदान में वो कार्यक्रम नहीं रखा गया है और अब जो शादी का कार्ड सोशल मीडिया से पता चला है कि उनका एक कार्यक्रम अपने निजी घर में हो रहा है। मेरा ये कहना है कि विश्व हिंदू परिषद यदि वर्तमान समय में भी यदि शादी हो रही होती तो उसका विरोध करती, परंतु संज्ञान में यह है कि उस लड़की ने 2-3 साल पहले ही उस लड़के से निकाह कर लिया है और बात इस चीज़ का विरोध हम करते हैं कि एक जिनकी वो लड़की वो एक जिम्मेदारी पद पे है और उसके द्वारा जो ये उत्तराखंड में इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है वो ये एक इस देवभूमि के लिए और इस समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमारे द्वारा जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में भी हमने इसका संज्ञान दिया है कि यदि इस प्रकार की ये कृत्य कर रहा है तो इसको तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के रुड़की से लेकर पुहाना गांव के बीच अवैध तरीके से लगाए गए होल्डिंग पोल पर कार्रवाई करते हुए आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा होल्डिंग पोल को हटाया गया। बता दें कि लोक निर्माण विभाग को शिकायत मिली थी कि रुड़की से लेकर पुहाना गांव तक हाईवे पर कुछ लोगों के द्वारा जगह जगह पर अवैध तरीके से होल्डिंग पोल लगाए गए हैं। शिकायत मिलने पर आज लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से लगाए गए सभी पोल को हटा दिया गया। लोक निर्माण विभाग के जेई सोनू त्यागी ने बताया कि अवैध तरीके से लगाए गए सभी होल्डिंग पोल को आज हटाया गया है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसमें देखिए कुछ एजेंसी फर्मों ने और कुछ लोगों ने रोड के किनारे हमारी ROW में अवैध रूप से यूनिपोल और होर्डिंग लगाए हुए हैं, जिनका संज्ञान लेके प्रमुख अभियंता महोदय PWD के द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं कि ये सारे अवैध यूनिपोल हटाए जाने हैं। बिल्कुल नोटिस दिया गया है, नोटिस दिए गए हैं और हमारे द्वारा समाचार पत्रों में, स्थानीय समाचार पत्र और जो राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं उसमें सूचना प्रकाशित करी गई है इनको हटाने के लिए कि विभाग द्वारा इनको जब्त कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगर ये तो जब तक नहीं हटते हैं तब तक चलेगा। पिछले साल भी हमने हटाए हैं, काफी हटाए हैं। अब हमने जो मुख्य सड़कें हैं वो चिन्हित करी हैं, हमारी स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड चिन्हित कर। देहरादून में सगाई की खुशियां चंद घंटे के अंदर दो परिवारों में मातम में बदल गई। जहां एक शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं महिला के सड़क हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जिसमें स्कूटी सवार महिला को बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। वहीं एक्सीडेंट की यह घटना पास लगे CCTV में कैद हो गई। महिला निजी कॉलेज में शिक्षिका है। CCTV में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह महिला एक बैंड से निकलती है और बिना ध्यान दिए रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है। इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार में चल रही बस की चपेट में महिला की स्कूटी आ गई, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। उत्तराखंड के देहरादून की क्लेमेंट टाउन पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए
11.50 करोड़ की जमीन का सौदा कर दिया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि करीब 40 करोड़ रुपए एडवांस भी 4 करोड़ रुपए एडवांस भी जमीन खरीदने वाले ने आरोपी समीर कामयाब को दिए, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है तो पुलिस ने शिकायत की। एसएसपी ने बताया कि समीर कामयाब पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और इस फर्जीवाड़े में कांग्रेस के बड़े नेता विजय शाश्वत का भी हाथ है। बता दें कि जिनके नाम पर यह जमीन है वे पति पत्नी दोनों की पहले मौत हो चुकी है और उनकी जमीन को कई बार फर्जी तरीके से बेचा गया है। इनके नाम पर जो है एक 3 बीघा का जमीन है एलिमेंट टाउन थाना क्षेत्र में है और बहुत प्राइम लोकेशन पर है। इस जमीन को के खरीदारी को लेकर के तो फर्जीवाड़ा तरीके से बेचने को लेकर के एक समीर कामयाब नाम का व्यक्ति है जिसने कि इसको फर्जी कागजात तैयार किए और इस जमीन को बेचने में जो है अशोक अग्रवाल है रकम जुड़ा क्षेत्र कराने वाला है। उसने जब उसको जानकारी दी गई तो तहकीकात देने पर अन्य लोगों के माध्यम से इसने जो है मकाया ले पाया है और इसमें ये जानकारी मिली कि रोहित पांडे है और राघव भटनागर है, विवेक वर्मा है, ये 3 लोग स्पष्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं जो ज़मीन दिखाने में थे। समीर कामयाब 4 हो गए। इस ज़मीन को लेकर के एक बयाना दिया गया था 30 लाख, जिसमें 25 लाख जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट किया गया और 5 लाख जो है वो कैश पेमेंट किया गया। इस ज़मीन का जब डील फाइनल हुआ तो 15 फरवरी को 2 करोड़ 40 लाख रुपया जो है ये ऑनलाइन पेमेंट किया गया और 1.85 करोड़ ये जो है 2 व्यक्ति आपके विजय शाश्वत हैं और एक रोहित पांडे है, उनको कैश पेमेंट किया गया। और इस ज़मीन को लेकर के पहले जब बिरकल साहब जिंदा थे 2021 में बाबर हुमायूं नाम के व्यक्ति ने भी इसी समीर कामयाब के साथ मिलकर के ज़मीन को फर्जीवाड़ा तरीके से बेचने का प्रयास हुआ था। उसमें हमारा विवेचनाधीन है और इस ज़मीन को लेकर के बहुत अन्य लोगों ने भी, क्योंकि दोनों जीवित हैं नहीं। और मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।